नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। प्रस्तुत है आत्मकथा एक कहानी, यह भी, लेखिका मन्नू भंडारी। तो इससे पहले 6 भाग हो चुका है। आप नहीं देखें तो पहले उसको देख के आइए और फिर इसको देखिए। यह 7वां भाग है। तो इससे क्या होगा कि एक क्रमबद्धता आ जाएगी। ठीक है, यह नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। हिंदी साहित्य इकाई 10 जो यूनिट 10 है उसके सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए। आगे देखते हैं। इससे पहले 6 भाग के आगे राजपाल, जैसे कि आप यदि नहीं देखे हैं इससे पहले का, तब देखेंगे तभी तो आगे समझ में आएगा ही। तभी तो एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होती है। पिछली कड़ियों को देखेंगे तभी अगली कड़ियाँ ज़्यादा समझ में आएंगी। हालांकि वैसे कहीं पे भी कोई भी कड़ी देखे समझ में आएगा ज़रूर, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूटती नज़र आएंगी क्रमबद्ध तरीके से देखने पे, वह भी नहीं छूटती हैं। तो राजपाल एंड सन्स से राजेंद्र से नए, मतलब कि एक कहानी है भी, जैसे कि आपको पता ही है कि लेखिका मन्नू भंडारी हैं। तो इसमें फिर से बार बार बताने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, या फिर हिंदी साहित्यकारों को बस यह कह दिया एक कहानी, यह भी तुरंत पता चल गया कि किसकी आत्मकथा है। तो राजपाल एंड सन्स ने राजेंद्र से नए कहानीकारों के श्रेष्ठ कहानियों के एक सीरीज संपादित करने को कहा। बस इन्हें जैसे एक अवसर मिल गया। कमलेश्वर जी ने तो सन 66 में ही सारिका की संपादकीय संभाल कर बम्बई चले गए, जिसकी भूमिका उस कथा समारोह में ही पूरी तरह तैयार कर ली गई थी। दिल्ली में रह गए थे राजेंद्र और मोहन राकेश जी। कोई आश्चर्य नहीं कि कथा समारोह में राकेश जी के धुआंधार भाषणों ने जहां राजेंद्र के मन में एक हिंसा जनित कुंठा पैदा की हो, वहीं राकेश जी अपनी पीढ़ी के साथ साथ अपना वर्चस्व भी स्वतः सिद्ध मान बैठे हों। लेकिन राजेंद्र भाषण चाहे न दे पाए हों, पर किसी का भी वर्चस्व स्वीकार करना तो इनके अहम को गवारा ही नहीं था। राजेंद्र ने प्रकट रूप से चाहे राकेश जी का वर्चस्व स्वीकार न किया हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी सफलता दिन पर दिन फैलता, उनका यश और उनके संपर्क संबंध और उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं के चलते वे धीरे धीरे अनचाहे ही राजेंद्र का कॉम्प्लेक्स बनते चले गए। यह तो हंस की सफलता से मिले यश, सम्मान और प्रतिष्ठा ने इनकी सफलता की ऐसी अनेक गांठों को खोला, जिन्होंने इनके व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को जटिल, दुरूह और विकृत बना रखा था। लेकिन उस समय तो इनकी कुंठित मन ऐसे ही हरकत कर सकता था जैसे इन्होंने की। राकेश जी की कहानियों के संकलन की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की कि उनकी कहानियों में नया कुछ नहीं है, बल्कि उनमें तो पुरानी पीढ़ी की कहानियों का ही निखरा संवरा उत्कृष्टतम रूप देखा जा सकता है। राकेश जी की कहानियों के संकलन की भूमिका में स्थापित करने की कोशिश की कि उनकी कहानियों में नया कुछ नहीं है, बल्कि उनमें तो पुरानी पीढ़ी की कहानियों का ही निखरा संवरा और उत्कृष्टतम रूप देखा जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राकेश जी का, मोहन राकेश का, कमलेश्वर जी का, राजेंद्र यादव का बार बार जिक्र आ रहा है, क्योंकि यह बार बार एक साथ शुरू में रहे हैं। भले ही बाद में अलगाव इनके बीच हो गया, मनमुटाव हो गया, मानसिक दूरी बन गई, जैसा कि मन्नू भंडारी बताई हैं। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए बेहतर यही होगा कि मैं उस छोटी सी भूमिका से ही चुनकर कुछ पंक्तियाँ उद्धृत कर दूँ। भूमिका शुरू ही होती है इन पंक्तियों से। सुनते हैं पुरानी कहानी के एक संत ने यूनानी शाहजहाँ के अंदाज से चादरा कंधे पर डालकर पूछा, बताइए मोहन राकेश की कहानियों को आप कैसे नई कहानी कहते हैं? मुझे नहीं मालूम कि श्रोता ने क्या उत्तर दिया, लेकिन यह बात सच है कि यशपाल और अस्क की संवेदना का पाठक राकेश की कहानियों को अपने उतना ही निकट पाता है जितना नई कहानी का पाठक। परंपरागत कहानी के शिल्प और शैली में उसने प्रयोग नहीं परिमार्जन किए हैं। उसने नया शिल्प, नई भाषा या नया कथ्य कम खोजा है। जो कुछ था उससे ही नया सवार यानी फिनिश, नए अर्थ और नई गहराइयाँ दी हैं। वह पात्र और परिस्थिति की सार्थक स्थिति को पकड़कर परफेक्ट शास्त्रीय दृष्टि से निर्दोष कहानी खड़ी कर देती है, और इस सार्थक स्थिति के रेशे युगबोध के गतिशील परिप्रेक्ष्य में दूर तक देखे जा सकते हैं। अपने पुरानेपन के बावजूद वह सजग और समर्थ कथाकार है। तो यह पंक्तियाँ रही। यह मतलब पूछा जाएगा कि यह किसकी है, तो यह आपकी राजेंद्र जी की है। मतलब भूमिका में इन्होंने लिखा था।
कहानियों की सारी प्रशंसा के बावजूद उनके पुरानेपन को रेखांकित करने के लिए ही राजेंद्र ने शायद पुरानेपन शब्द को इन्वर्टेड कामा में लिखा है और कहानियों को शास्त्रीय दृष्टि से निर्दोष माना है। कल्पना कीजिए कि क्या प्रतिक्रिया हुई होगी राकेश जी की इस भूमिका पे। राकेश जी की इस भूमिका पे तिलमिला कर रह गए होंगे राकेश जी, स्वाभाविक भी था। कहाँ तो वे अपने को नई कहानी का प्रमुख स्तंभ मान बैठे थे और कहाँ राजेंद्र ने उन्हें वहाँ से उखाड़ कर पुराने कहानीकारों के खेमे में ढकेल दिया। इसके मूल में राजेंद्र की अपनी कुंठा के सिवा और कुछ नहीं था, क्योंकि उन दिनों इनका कुंठित व्यक्तित्व अपने प्रतिद्वंदी के सबसे नाजुक स्थल पर इस तरह के निर्मम प्रहार करने में एक खास तरह का सुख और संतोष पाता था। वरना उस समय से लेकर आज तक अनेक पाठकों और आलोचकों ने खुले मन से राकेश जी की कहानियों की सराहना ही नहीं की, बल्कि कुछ की तो यह राय भी है कि कहानी कला की दृष्टि से इस तिकड़ी में राकेश जी की कहानियाँ ही 21 ठहरती हैं। तो जैसे कि नई कहानी के प्रवर्तक जैसे कि हम जानते हैं राकेश जी, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ मतभेद हो सकते हैं और होंगे भी ज़रूर, क्योंकि यह बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि चाहे विषय की विविधता हो या संवेदना की गहराई या फिर शिल्प की तराश, किस दृष्टि से इन्हें राजेंद्र की कहानियों से अलगाया जा सकता है। वैसे तो सभी कहानीकारों की कहानियाँ एक दूसरे से अलग तो होती हैं और होनी भी चाहिए। यहाँ बात है सिर्फ जीवन दृष्टि और मूल संवेदना की। हाँ, राकेश जी की कहानियों की संख्या जरूर राजेंद्र की कहानियों से कम है। दूसरे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उन्होंने कभी भी राजेंद्र की आरंभिक कहानियों जैसे भोंडे और बचकाने शिल्पगत प्रयोग नहीं किए। न तो इस तरह के प्रयोग नए का निकष बन सकते हैं और न ही परिमाण या संख्या श्रेष्ठता की कसौटी। नयापन तो होता है आपके नज़रिए में, आपके मूल्यबोध में, आपके संवेदना में। इस बात की पूरी संभावना है कि हंस के चलते राजेंद्र के मित्रों, परिचितों, पाठकों और चाहेतों का जो एक बहुत बड़ा समुदाय तैयार हुआ, उसके गले मेरी बात न उतरे। बहुत स्वाभाविक भी है। क्या इस बात की पूरी संभावना है कि हंस के चलते राजेंद्र के मित्रों, परिचितों, पाठकों और चाहेतों को जो एक बहुत बड़ा समुदाय तैयार हुआ है, मतलब जो उनको सफलता मिली है, उसके गले मेरी बात न उतरे? बहुत स्वाभाविक भी है। पर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि हंस की सफलता, उससे मिलने वाले यश, सम्मान और अर्थ ने राजेंद्र का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। यानी कि जब आपको सफलता मिलती है तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। बेहद विस्फारित अहम वाले राजेंद्र एक ज़माने में हर उस व्यक्ति पर चोट करने से बाज नहीं आते थे जिसके अस्तित्व मात्र से ही उनके अहम को चोट लगती थी। लेकिन सफलता मिली, उनका अहम दूर भी हुआ। अब राकेश जी को भी इस प्रहार का प्रतिकार तो करना ही था, सो किया, लेकिन न बोलकर न लिखकर, बेहद सटल तरीके से और उपयुक्त अवसर आने पर। राकेश जी के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताओं में एक यह भी थी कि योजनाएं तो वे भी बनाते थे अपने को जमाने के लिए, तो कभी कभी दूसरे को उखाड़ने के लिए भी, पर उनको कार्यान्वित बड़ी शालीनता, बड़ी व्यवहार कुशलता के साथ करते थे। उनमें अपने को लेकर न किसी तरह का बड़बोलापन था, न दूसरों का कलम या जबान से कीचड़ उछालने की वृत्ति। देखिए, यह पंक्ति पूछी भी जा सकती है कि किसके विषय में मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में कहा है। उनमें अपने को लेकर न किसी तरह का बड़बोलापन था, न दूसरों पर कलम या जबान से कीचड़ उछालने की वृत्ति, पर अपनी योजना को सफलतापूर्वक उसके अंतिम परिणति तक ले जाने का कौशल उनमें गजब का था। तो यह राकेश जी के बारे में मन्नू भंडारी के कथन है। दिल्ली आते ही राजेंद्र ने जवाहर जी के साथ मिलकर अक्षर प्रकाशन की योजना बनाना शुरू किया और साल बीतते न बीतते उसकी स्थापना भी हो गई। उस समय एक अटूट विश्वास के साथ जवाहर जी और राजेंद्र साथ साथ थे और राकेश जी और कमलेश्वर अलग थलग। मैं नहीं जानती कि योजना बनाने के दौरान राजेंद्र ने किस हद तक इन दोनों को इसमें भागीदार बनाया था, क्योंकि राजेंद्र के स्वभाव में एक खास तरह का घुन्नापन जो है, घुन जो है ना, घुन्नापन। पर अक्षर की स्थापना के बाद तो इन दोनों का इसमें कोई महत्वपूर्ण वजूद बचा ही नहीं, सिवाय वहाँ शाम को होने वाली बैठकों में उपस्थित होने के। कोई आश्चर्य नहीं कि बिल्कुल अलग थलग रह जाने की कोई हल्की सी कचोट इनके मन में तभी से उभरी भी, लेकिन उसे इन्होंने कभी भी व्यक्त नहीं होने दिया, न बातों में न व्यवहार में। इतना ही नहीं, बल्कि दोनों ने अपनी एक एक किताब पहले ही सेट में छपने को भी दी थी। हो सकता है कि मेरा यह अनुमान बिल्कुल आधारहीन ही हो, पर बाद की स्थितियों ने तो इसको पुष्टि ही की। देखते ही देखते अक्षर प्रकाशन ने आशा से अधिक ख्याति अर्जित की।
अक्षर प्रकाशन ने आशा से अधिक ख्याति अर्जित की, पर ऐसी संस्थाएं ख्याति से नहीं पैसे से चलती हैं। और क्या कहा जाए राजेंद्र और जवाहर जी की व्यवहारिक और व्यावसायिक बुद्धि को, जिन्होंने अपना पहला सेट ही कर्जे से छापा, और एक बार कर्जे का जो यह सिलसिला शुरू हुआ तो फिर बढ़ता ही चला गया। किताबों का चुनाव अच्छा था, छपाई और गेटअप बहुत अच्छा था, पर बिक्री का कोई ऐसा नेटवर्क तो तैयार हुआ नहीं था जो किताबें बेचकर तुरंत पैसा वसूल कर ले। यूँ भी उसमें तो समय लगता ही है। इधर अक्षर की ख्याति से बेहद प्रफुल्लित जवाहर जी बहुत उत्साह में थे और नए प्रकाशनों के लिए उनकी पैसे की मांग बढ़ती ही जा रही थी, पर इधर राजेंद्र अपने सारे साधन निचोड़ जाने के कारण उसे पूरा करने में बिल्कुल असमर्थ थे। और राजेंद्र के साधन भी क्या थे? मित्रों परिचितों से मांग कर ही तो पैसा इकट्ठा किया था। अपनी मांग पूरी न होने के कारण जवाहर जी के मन में असंतोष उभरना शुरू हुआ। बस यही उपयुक्त और अनुकूल अवसर था राकेश जी के लिए अपने पर किए गए प्रहार के प्रतिकार का, और उन्होंने बहुत ही कौशल के साथ जवाहर जी के इस असंतोष को तरह तरह के संदेहों और आशंकाओं से भर दिया। देख रहे हैं कैसे भर रहे हैं? दोस्ती दोस्ती में दरार कैसे आ रही है। राकेश जी, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव की दोस्ती में कैसे दरार पड़ रहा है जवाहर जी के माध्यम से। राकेश जी ओम प्रकाश जी के राजकमल से बाहर कर दिए जाने की घटना ताज़ा ताज़ा थी, जिसने इस अवसर को अचूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मन में यह बात बैठाई जाने लगी कि किसी भी संस्था में वर्चस्व तो हमेशा पैसे लगाने वाले या फिर पैसे का प्रबंध करने वाले व्यक्ति का ही होता है। खून पसीना बहाने वाले को तो वह जब चाहे निकाल कर बाहर कर सकता है, जैसे ओम प्रकाश जी को कर दिया गया। देखते ही देखते यह बात विश्वास बनकर जवाहर जी के मन में बैठ गई, और उन्हें लगा कि राजेंद्र के रहते अक्षर में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। और फिर तो उनका व्यवहार राजेंद्र के साथ केवल रूखा ही नहीं बल्कि कभी कभी बहुत अपमानजनक भी होने लगा। धीरे धीरे स्थितियां बद से बदतर होती चले गई। अक्षर शुरू करते समय जिस अटूट विश्वास के साथ जवाहर जी राजेंद्र के साथ खड़े थे, आज वे उसी अटूट विश्वास के साथ राकेश जी और कमलेश्वर जी के साथ खड़े थे, और राजेंद्र अलग थलग। देख रहे हैं, सिक्का बदल गया, पासा पलट गया। वैसे तो कमलेश्वर जी उस समय बम्बई में थे, पर वहाँ रहते हुए भी राकेश जी के साथ मिलकर कमलेश्वर जी उस समय बम्बई में थे, पर वहाँ रहते हुए भी राकेश जी के साथ मिलकर जवाहर जी का मार्गदर्शन कर रहे थे। कुछ ही सालों बाद लगा कि दोनों का साथ चल पाना अब संभव ही नहीं है, तो अंततः श्री विष्णु प्रभाकर और श्री नेमीचंद जैन की मध्यस्थता में फैसला हुआ कि बातें तो बहुत हुई होंगी, वे सब तो मुझे मालूम भी नहीं, पर निर्णय यही निकला कि या तो अब राजेंद्र पूरी तरह अक्षर ले लें या फिर इसे पूरी तरह जवाहर जी को सौंप दें। इसके साथ ही लेन देन की बातें भी तय हुई होंगी। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास था कि अब अक्षर पूरी तरह जवाहर जी के हाथ में आ जाएगा, और यह तो निश्चित था कि उसके बाद इसमें राकेश जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती, क्योंकि राजेंद्र किताबें छापे, बेचे, ऑफिस की सारी व्यवस्था करे और हिसाब किताब देखे, यह सब उनके बस की बात तो हो नहीं सकती। ये लोग चाहते भी यही थे और सारी योजना भी इसी हिसाब से बनी थी, पर अक्षर को पूरी तरह अपने पास रखने के राजेंद्र के फैसले ने सारा पासा ही पलट दिया। पासा भले ही पलट दिया हो, पर राजेंद्र भी कुछ सालों तक कैसे कैसे संकट से गुजरे हैं उस सब की मैं साक्षी भी रही हूँ, और उसके परिणाम की भोक्ता भी। बिना किसी सहयोग, समझ, अनुभव और रुचि के एक व्यावसायिक संस्थान चलाना रात दिन पढ़ने लिखने की दुनिया में रहने वाले व्यक्ति के लिए उससे कट कर रहना भी कम तकलीफ देह तो नहीं था। और आर्थिक संकट, अक्षर का ढेर सारा कर्ज और हमारी सारी किताबें अक्षर में, जहाँ से रॉयल्टी मिलने का कोई सवाल ही नहीं। सार संक्षेप यह है कि इन्होंने राकेश जी को नई कहानी से अपदस्थ किया, तो उन्होंने इन्हें पढ़ने लिखने की दुनिया से ही अपदस्थ कर दिया, मतलब हिसाब बराबर। यूँ तो छोटे मोटे कारण और भी रहे होंगे, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है और जानकारी है, मुख्य रूप से इन दो बातों ने ही इनकी मित्रता को ऐसे बिंदु पर ला खड़ा किया कि दुआ सलाम करना भी संभव नहीं रहा। जहाँ तक इनके गहरे से जोड़ने वाले तारों की बातें हैं, एक दूसरे पर निर्भर करने के प्रसंग है, वे तो जग जाहिर है। मैंने उन्हें केवल महसूस ही नहीं किया, देखा भी है। मतलब कि साहित्यिक दृष्टि से तो एक थे, लेकिन वहीं वर्चस्व की लड़ाई ये सब के चलते दोस्ती में दरार पड़ी। राजेंद्र के लिए वे काफ़ी संकट के दिन थे। आर्थिक संकट के बीच बिना रुचि और अनुभव के अक्षर को चलाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अलगाव के समय अक्षर को अपने पास रखने का निर्णय इन्होंने खुद लिया था, चाहे एक चुनौती की तरह ही सही। अब उस चुनौती का सामना तो करना ही था। इधर कहानी को साहित्य की केंद्रीय विधा बनाने वाली नई कहानी स्वयं हाशिए में जा पड़ी थी। यूँ सचेतन कहानी कहानी जैसे छीट फूट आंदोलन भी चले, लेकिन उनका न तो कोई वैचारिक आधार था और न ही उनके झंडे के नीचे ऐसे
सृजनात्मक प्रतिभाएं थी जो अपनी ओर अपने आंदोलन की विशिष्ट पहचान बना सकती हैं। लेकिन तेजी से उभर आई नई पीढ़ी के कुछ प्रतिभाशाली कथाकार बिना किसी आंदोलन का नाम लिए, जिन्हें साठोत्तरी पीढ़ी के नाम से ही जाना गया, अपनी नई संवेदना, नई भाषा शैली, नए तेवर और जीवन जगत को देखने समझने के लिए नए नजरिए के कारण कहानी के क्षेत्र में छा गए। इनमें प्रमुख रूप थे कौन? ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, विजय मोहन सिंह, दूधनाथ सिंह, ये सब बड़े बड़े नाम हैं, आप जानते हैं नई कहानी में आदि। और फिर तो यह सूची बढ़ती ही चली गई। समकालीन यानी साठोत्तरी कहानी में स्थिति बढ़ती ही चली गई। स्थिति को समझकर राकेश जी तो नाटक के क्षेत्र में चले गए। राकेश जी का जानते हैं आपके अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व लिखा गया उनका आषाढ़ का एक दिन नाटक ख्याति प्राप्त कर संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुका है। जब अब वे आधे अधूरे की रचना में जुट गए हैं, जिसके प्रकाशित और मंचित होते ही वह शोहरत के शीर्ष पर जा बैठे। कमलेश्वर जी सारिका के संपादक होकर उसी महत्व और प्रतिष्ठा का उपभोग कर रहे थे और राजन 20-15 वर्षों से हंस के संपादक होकर भोग रहे हैं। वैसे कमलेश्वर जी ने समानांतर कहानी का एक सुर्रा भी छोड़ा था पर वह चल नहीं पाया। समानांतर कहानी का भारती जी ने तो काफ़ी पहले से ही इस पद पर बैठकर धर्मयुग के साथ साथ अपने नाम के आगे भी चांद तारे टांग लिए थे। लिखने को राजेंद्र भी कहानी, उपन्यास, सामयिक समस्याओं पर छीट-फूट लेख लिखते रहते थे, पर असलियत यह थी कि प्रतिष्ठा और शोहरत या रचनात्मक योगदान सभी दृष्टि से अपने को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अपनी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होने के बावजूद इस स्थिति के कारण वे बेहद फ्रस्ट्रेटेड यानी कि चिड़चिड़ापन महसूस करते थे और जब तब इनका दंश मुझे ही झेलना पड़ता था। कारण कुछ भी हो, कहीं भी हो, कटघरे में तो मुझे ही खड़ा किया जाता था और बिना शब्दों के प्रहार करने की कला से मैं चाहे कितने ही अनभिज्ञ हूँ आहत तो होती ही थी। इन्हें कभी घर जिसे मेरे साथ नत्थी करके इन्होंने अपने को सब प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर रखा था। इन्हें कभी घर दमघोटू लगता था, वो कभी विवाहित जीवन से मेरी अपेक्षाएं जकड़न भरी, जिसके नीचे इनकी रचनात्मक ऊर्जा सूखती जा रही थी। इनका तर्क था कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बचाने बढ़ाने के लिए यदि किसी लेखक के लेखकी अनिवार्यताओं की संख्या बढ़ती है, उसमें इजाफा होता है, तो वह कहाँ गलत है, क्यों गलत है? उसे एक सामान्य आदमी की कसौटी पर कसना और उससे वैसे ही अपेक्षाएं करना क्या उसके साथ ज्यादती नहीं है? अगर वह समाज का एक विशिष्ट व्यक्ति है तो उसके विचार, उसका सोच और उसकी जीवन पद्धति भी तो विशिष्ट ही होगी। राजेंद्र की शिकायत या कहूँ कि तकलीफ की इस बात को लेकर थी कि मैं उन्हें एक सामान्य आदमी के गज से नापकर क्यों हमेशा गलत सिद्ध करती रहती हूँ। पर अपने को विशिष्ट मानने वाले राजेंद्र की धारणा पत्नी की भूमिका के बारे में विशिष्ट ही नहीं, सचमुच चौंकाने वाली थी। उनके हिसाब से पत्नी को एक नर्स की भांति होना चाहिए जो सिर्फ पति की सेवा करे। अच्छा, पति परमेश्वर, बदले में उसे अपेक्षा कुछ न करे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। एक तरफा बात कर रहे हैं ये तो राजेंद्र। अपनी इस धारणा को राजेंद्र ने धर्मयुग में प्रकाशित एक परिचर्चा में पत्नी के एक नर्स की भांति होना चाहिए शीर्षक से निसंकोच भाव से व्यक्त भी किया था। मैं सोचा करती थी स्त्री विमर्श का झंडा उठाने वाले, गला फाड़ फाड़ कर उन्हें बराबरी का दर्जा देने की पैरवी करने वाले पुरुषों का असली रूप यह। तो आप भी मतलब यकीन मत कीजिएगा किसी पे जो भी आपके सामने लगे कि नहीं या स्त्री हितैषी हैं या फिर समानता का दर्जा वाली बात करने वाली बात है। होता क्या है कि दोहरा तेहरा चरित्र होता है इंसानों का। हम भले ही बात करते हों राजनेताओं की तरह अच्छी बातें, लेकिन क्या उनके जीवन में जो उनका मूल जीवन है उसमें क्या यह होता है या कि केवल भाषणों और बातों में ही रहता है? जैसा कि यहाँ पे राजेंद्र का दोहरा चरित्र है। भले ही बातें अच्छी अच्छी करती हों लेकिन उनके व्यवहार में तो वह बिल्कुल नहीं था। या कि अपनी पत्नी को अपवाद मानकर ही ये सारी गर्जनाएं तर्जनाएं की जाती हों। जो भी हो ऐसे इनकी विशिष्टता की मांग पर मेरा एक ही तर्क था कि व्यक्ति को फिर अपनी ज़िंदगी का पैटर्न भी विशिष्ट ही रखना चाहिए था। शादी, बच्चा, ये तो एक बहुत अच्छी सामान्य आदमी की ज़िंदगी का पैटर्न है। गलती तो इनसे हो गई थी पर अब ये भरसक उसका प्रतिकार करने में लगे हुए थे। प्रतिकार का एक सीधा, सरल और ईमानदार रास्ता तो यही था कि मुझे छोड़ देते और घर से अलग हो जाते। लेकिन मुश्किल यह थी कि घर से मिलने वाली सुविधाओं की, जो भी हो जैसे भी हो, इन्हें आदत हो गई थी, क्योंकि उन सुविधाओं का जुगाड़ तो मैं ही करती थी। सो न या घर से अलग हो पाते थे, न मुझे छोड़ पाते थे। हाँ, प्रतिकार और जितने भी रास्ते हो सकते थे, प्रतिकार के जितने भी रास्ते हो सकते थे, वे सब जरूर अपना रखे थे।
मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं खुद मान लेती हूँ कि मेरी कई गलतियाँ होंगी, पर टिंकू तो इन आरोपों से मुक्त थी, यानी इनकी बेटी। उसे ये बहुत प्यार भी करते थे और कोई 7-8 साल की उम्र में उसे तीसरी बार मीजल्स निकली। मैं परेशान कि इस बार मीजल्स निकल आती है। मैं परेशान कि इसे बार बार मीजल्स निकल आती है। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि किस बीमारी का जिक्र है इस कहानी में, इनके बेटी के लिए, टिंकू के लिए, रचना के लिए। तो मीजल्स। तब मुझे हमारी मकान मालकिन ने बताया कि पार्क के दूसरी तरफ ही होम्योपैथ डॉक्टर रहता है, उसे दिखाओ। वह ऐसी दवाई देगा कि एक ही बार में सारा रोग बाहर निकल आएगा। टिंकू को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मात्र एक खुराक दी और कहा कि कल सवेरे तक इसकी सारी छाती और चेहरा दोनों से भर जाएगा, घबराना मत। सवेरे दूसरी दवाई ले जाना, वह धीरे धीरे सब साफ कर देगी। दूसरे दिन उसकी जो हालत हुई उसे देखकर मैं तो सकते में आ गई। ताबई रंग का उसका सूजा हुआ चेहरा, उसकी बेचैनी। उस हालत में उसे ले जाने का तो प्रश्न ही नहीं। मैं उसे छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। नहा धोकर राजन कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि पहले टिंकू की दवाई दे जाएं, फिर कहीं जाएं। तो इन्होंने कहा कि साहित्य अकादमी की एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। कुसुम स्कूल से आए तो तुम उससे दवाई मंगवा लेना। अच्छा। मैं बुरी तरह भन्ना गई। मतलब रहा, पहले मतलब परिवार को देखना चाहिए, कोई भी बात हो। मैं बुरी तरह भन्ना गई। बच्ची की ऐसी हालत देखकर भी इन्हें न कोई परेशानी हो रही न चिंता। इन्हें साहित्य अकादमी मीटिंग की ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, कोई भी कहेगा। मैं तो किसी पड़ोसी के बच्चे की भी ऐसी हालत देख लूँ तो उसे तो पहले डॉक्टर बुलाने चली जाऊँ। सामने ही तो जाना है, कोई दूर भी नहीं। फिर राजेंद्र के लिए अपनी बच्ची से मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी, वे चले गए। संयोग की बात कि कोई घंटे 1.5 घंटे बाद राकेश जी का फ़ोन आया। मैंने बता दिया कि राजेंद्र तो साहित्य अकादमी की मीटिंग में गए हैं। सुनते ही उधर से राकेश जी भन्नाने लगे। ये हमेशा इसी तरह डिच करता है। जब एक बार तय हो गया कि साहित्य अकादमी का बायकॉट करना है तो फिर ये वहाँ क्यों गया। साथ बैठकर एक फैसला किया और फिर चुपचाप वहाँ पहुँच गया। और भी जाने क्या क्या कहते रहे राकेश जी। मैं तो खुद ही परेशान बैठी थी, उनसे क्या कहती। वैसे भी इन लोगों ने दंड फंद मेरी समझ में नहीं आते थे। इन लोगों के कब किससे करते थे, कब किससे जुड़ते थे। मैं तो कुसुम जी का इंतज़ार कर रही थी और यही चिंता लगी हुई थी कि कहीं बस के कारण उन्हें आने में देर हो गई और डॉक्टर निकल गया तो बच्ची की इस हालत में सारे दिन छटपटाते बच्ची को इसी हालत में सारे दिन छटपटाते रहना पड़ेगा। जैसे ही कुसुम जी आई, उल्टे पैरों मैंने उन्हें दौड़ा दिया। लेकिन बात का क्लाइमेक्स तो अभी होना था। कोई 4-5 बजे उषा प्रियमदा का फ़ोन आया। ओहो, उषा प्रियमदा, महत्वपूर्ण लेखिका। तब तक राजन ने एक बार भी फ़ोन करके टिंकू की हालत जानने की कोशिश नहीं की थी। वे उन दिनों भारत आई हुई थी, अच्छा विदेश में रहती थी। उन्हें लेकर साहित्यकारों में थोड़ी हलचल तो थी। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, राजन जी ने बताया कि बच्ची की बीमारी की वजह से आप सवेरे राजेंद्र के साथ नहीं आ सकी। उन्होंने अच्छा थोड़ी हलचल हुई। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि राजन जी ने बताया कि बच्ची की बीमारी की वजह से आप सवेरे राजेंद्र जी के साथ नहीं आ सकी। आती तो आपसे भी मिलना हो जाता। मतलब फ़ोन आया उनका। मैं तो अवाक, पर जल्दी ही अपने को सहज बनाकर कहा कि इच्छा तो मेरी भी थी पर मजबूरी थी। राजेंद्र घर में नहीं है। यह सुनकर वे बोली कि आने पर कह दीजिएगा कि गलती से मैंने उन्हें और किसी राजेंद्र घर में नहीं है। यह सुनकर वे बोली कि आने पर कह दीजिए कि गलती से मैंने उन्हें किसी और का पेन दे दिया। उनके लिए जो लाई थी वह मेरे पास ही रह गया। इस पेन को वे काम में न ले। उषा के साथ मतलब पेन किसी और को देना था, गलती से दूसरा पेन दे दिया। जो लाई थी वह नहीं दे पाई तो कहा कि इसको काम में मत लेना। उषा के साथ तो खैर मैंने बिल्कुल सहज स्वाभाविक ढंग से बात कर ली, पर फ़ोन के बाद कि मेरी मनोदशा लाख कोशिश करके भी मैं उसे शब्दों में नहीं बांध सकूंगी। क्या मतलब इनकी जो इनका राजेंद्र यादव का चक्कर चल रहा था, क्या वह उषा प्रियमदा ही थी? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। शब्दों में नहीं बात सकूंगी तो झूठ बोलकर राजेंद्र उषा से मिलने गए। ओहो, झूठ तो खैर सारी जिंदगी मुझसे बोलते ही रहे। यानी कि साहित्य अकादमी में तो नहीं गए, लेकिन बोले कि वहाँ पे जा रहे हैं, मीटिंग है। बोलते ही रहे पर बच्ची को इस हालत में छोड़कर। उषा तो अभी कुछ दिन रहने वाली थी, फिर कभी मिल लेते। पिता तो बात की बात है,
पहला प्रश्न तो उठा, ये इंसान भी हैं? आज जिस टिंकू पर ये इतना निर्भर करते हैं, जो इन्हें अपना एकमात्र सहारा दिखाई देती है, कभी पीछे मुड़कर देखे तो उसके जन्म से लेकर उसके पालने पोसने में क्या किया इन्होंने, कौन सा झंझट झेला। बहरहाल छोड़िए, इस तरह की त्रासद स्थितियों को याद न करना ही बेहतर है। आगे देखते हैं। जब ये लौटे तो मैंने ठंडी सर्द आवाज़ में इन्हें उत्साह का संदेश दे दिया। उस समय इनका चेहरा देखने लायक था। वाह, कैसे, मतलब ये तो चाहते थे कि ना पता चले, झूठ भी बोले थे तो झूठ पकड़ा गया, तो चेहरा तो देखने लायक होगा ही। ठीक इसी तरह नन्ही यानी कि राजेंद्र की सबसे छोटी बहन को 106 डिग्री का बुखार होने पर इन्होंने जो किया, अजीत जी गवाह हैं उसके। तो ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास, पर मुझे इनके खिलाफ शिकायतों का कोई खर्रा नहीं खोलना। मुझे तो उनकी विशिष्ट जीवन पद्धति का एक उदाहरण पेश करना है। पर जब इस तरह की कोई घटना घटती, मैं सोचती क्या सभी रचनाकार अपने परिवार के प्रति ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना क्रूर हरकतें करते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग करते होंगे लेकिन सभी लोग तो नहीं। यह तो राजेंद्र के मन में मुझे लेकर जितनी कुंठाएं जमी हुई थी, उसी का परिणाम था जिसे परिवार को भोगना पड़ता था। फिर वह चाहे बेटी हो चाहे बहन हो, मैं तो भोगने के लिए अभिशप्त थी। और अपने इसी तरह के कुकर्मों को राजेंद्र विशिष्ट जीवन पद्धति की आड़ में, रचनात्मकता की आड़ में तर्कसंगत ही नहीं जायज़ भी ठहराते थे। वरना परिवार के बाहर किसी के दुख दर्द, हारी बीमारी और तकलीफ, ज़रूरत में भागीदार करने को सदैव तत्पर रहते समय यह विशिष्ट जीवन या फिर रचनात्मकता आड़े क्यों नहीं आती। मतलब कि बाहर के लोगों के साथ तो सुख दर्द, दुख दर्द बांटते हैं, समय पे पहुंचते भी हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ ऐसा बेदर्दाना क्यों। कितनी विचित्र बात है कि अब मेरे अलग हो जाने के बावजूद मेरे हर संकट के समय हाजिर हो जाते हैं। सोचा, मनु भंडारी जब अलग हो गई, जब एक में थे तो नज़रअंदाज करते थे या फिर गैर जिम्मेदारी से रहते थे, लेकिन जब अलग हो गई तो क्या हुआ कि हर संकट के समय हाजिर हो जाते हैं। कोई मदद चाहिए तो तुरंत तत्पर। मालूम होता है कि अलग होने के बाद इनका ख्याल रखने लगेंगे तो मैं बहुत पहले ही अलग हो जाती मालूम होता है कि अलग होने के बाद इनका ख्याल रखने लगेंगे तो मैं बहुत पहले ही अलग हो जाती। खैर, बहुत लंबा खिंच गया यह प्रसंग। उद्देश्य और कुछ नहीं, केवल अपने से अलग रहकर बहुत तटस्थ होकर एक व्यक्ति को समझने का प्रयास भर। मतलब मनु भंडारी कहती हैं कि बहुत लंबा खिंच गया है प्रसंग, उद्देश्य और कुछ नहीं है, केवल अपने से अलग रखकर बहुत तटस्थ होकर एक व्यक्ति को समझने का प्रयास भर मैंने किया है। तो आज की कड़ी में जो भाग 7 है यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे का अगली कड़ी में देखेंगे। आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ बांटते भी रहिए, अच्छा लग रहा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।